नमस्कार मित्रों, आपको पूछा जाता है कि आलोचना का उद्भव और विकास, समीक्षा का उद्भव और विकास या समालोचना का उद्भव और विकास। कुछ भी पूछा जाए तो आपको चाहे समीक्षा का हो, चाहे आलोचना का हो, कहे समालोचना, सभी का भावार्थ एक ही होता है यहाँ। तो देखिए, जिस प्रकार हमने देखा कि भारतेंदु युग में शुक्ल जी को केंद्र में रखकर क्या निबंध में शुक्ल जी को केंद्र में रखकर जो काल विभाजन हुआ था, यहाँ उद्भव और विकास देखा गया, तो उसी प्रकार समीक्षा में भी शुक्ल जी को केंद्र में रखकर देखा जा सकता है कि पूर्व शुक्ल युगीन समीक्षा या आलोचना, शुक्ल युगीन आलोचना और शुक्लोत्तर युगीन आलोचना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि हम पहले जो पूर्व शुक्ल, उसमें भारतेंदु और द्विवेदीकालीन समीक्षा की बात आती है, तो हम उसकी चर्चा सबसे प्रथम करेंगे। तो हिंदी गद्य की अनेक विधाओं के समान आधुनिक हिंदी समीक्षा या आलोचना भी एक प्रकार से पाश्चात्य साहित्य की उपज है। और इसका आरंभ किसके साथ? तो इसका आरंभ जो है पत्र पत्रिकाओं से हुआ है। ठीक है, तो पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ है। आधुनिक काल से पूर्व भक्ति काल में समीक्षा काव्यगत गुण दोषों की चर्चा तक सीमित थी, जो विविध काव्य कृतियों की टीकाओं के रूप में प्राप्त होती है। रीति काल में लक्षण ग्रंथों के रूप में रस, अलंकार, छंद, नायक नायिका भेदोभेद के सूक्ष्म वर्गीकरण के आगे समीक्षा अपने कदम आगे न बढ़ा सकी। रीतिकाल में रसवादी और अलंकारवादी जैसे दो प्रमुख दृष्टिकोण ही विशेष रूप में उभर कर आए। भारतेंदु काल में आकर पश्चिमी साहित्यों और समीक्षा के प्रभाव से हिंदी समीक्षा में नवीन परिवर्तन देखने को मिलता है। और इसलिए देखिए, समीक्षा आधिकारिक तर्कपूर्ण भूमि पर अवतरित होती है। ठीक है, गद्य में जिन नई नई विधियों का सूत्रपात हुआ, उनके विवेचन के लिए नए नए प्रतिमानों की आवश्यकता पड़ी। इस प्रकार समीक्षा की दृष्टि से भारतेंदु काल एक प्रयोग काल के रूप में उभर कर सामने आया। इस प्रकार की समीक्षा के विकास में कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप आदि तत्कालीन पत्रिकाओं का विशेष योगदान रहा। भारतेंदु ने स्वयं मुद्रा राक्षस की भूमिका तथा नाटक नामक निबंध लिखकर नवीन समीक्षा का मार्गदर्शन किया। सैद्धांतिक समीक्षा का आरंभ यहीं से माना जा सकता है। भारतेंदु ने नए पुराने नाट्य सिद्धांतों का विवेचन करते हुए अपने युग के अनुरूप नाटक सिद्धांतों की स्थापना की। आने वाले युग की समीक्षा के दर्शन इसमें किए जा सकते हैं। भारतेंदु के अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त तथा प्रताप नारायण मिश्र आदि ने भी इस स्थान में अपना अपना योगदान दिया है। समीक्षा के उपयुक्त नवीन स्वरूप के अतिरिक्त इस काल परंपरा में प्रभावित समीक्षा भी प्राप्त होती है, जिसको हम 3 विभागों में बांट सकते हैं। पहला है रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा से प्रभावित सैद्धांतिक समीक्षा, ब्रजभाषा और खड़ी बोली में लिखी गई टीका स्वरूप समीक्षा, इतिहास ग्रंथों की कृति और कृतिकार की परिचय रूप में प्राप्त समीक्षा। प्रथम वर्ग के अंतर्गत रस, अलंकार, छंद, नाटक तथा काव्यांगन विवेचन संबंधी लक्षण ग्रंथ लिए जा सकते। कृष्णलाल रचित रस सिंधु विलास, बिहारीलाल कृत अलंकारदर्श, जगन्नाथ दास रत्नाकर रचित धनाक्षरी नियम रत्नाकर तथा जानकी प्रसाद लिखित काव्य सुधाकर आदि प्रमुख विवेचनात्मक ग्रंथ हैं, जिन्हें काव्य शास्त्रीय समीक्षा ग्रंथ कहा जा सकता है। द्वितीय वर्ग में अंतर्गत कवि प्रिया, रसिक प्रिया और बिहारी सतसई के अनेक टीकाएँ उपलब्ध होती है। इसमें रत्नाकर लिखित बिहारी सतसई की टीका सर्वाधिक श्रेष्ठ मानी जाती है। तीसरे वर्ग के अंतर्गत वे इतिहास ग्रंथ आते हैं जो इस काल में लिखे गए हैं। शिव सिंह सेंगर कृत, शिव सिंह सरोज तथा जॉर्ज
गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान इस युग में लिखे गए इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथों में कहीं सामान्य परिचय मात्र है तो कहीं प्रशंसात्मक उक्तियाँ अधिक है, जिन्हें गंभीर समीक्षा के अंतर्गत नहीं रख सकते। फिर भी इस प्रकार भारतेंद्र युग में समीक्षा के आरंभ मात्र हुआ था और उसका विकास हम देख सकते हैं कि हमें द्विवेदी युग में देखने को मिलता है। तो उसके बाद देखिए कि द्विवेदी कालीन समीक्षा, तो इसमें देखिए भारतेंद्र युग में हिंदी समीक्षा का आरंभ मात्र हो सका। द्विवेदी युग में समीक्षा की विभिन्न पद्धतियों का विकास हुआ। लक्षण ग्रंथों की परंपरा में काव्यांग विवेचन वाली शास्त्रीय समीक्षा भारतेंद्र युग की इस युग में भी चलती रही। लाला भगवान दीन रचित अलंकार मंजूषा इस कोटि की प्रमुख रचना है। तुलनात्मक समीक्षा की प्रवृत्ति इस युग में प्रमुख समीक्षा धारा रही। इसका आरंभ पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी और सादी की तुलना द्वारा किया। मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न में तुलनात्मक समीक्षा को नई शक्ति मिली। लाला भगवान दीन और कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी की बड़ी व्यापक तुलना करते हुए एक को दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया। इसके कारण बिहारी बड़े की देव जैसा विवाद उठ खड़ा हुआ। इसे लेकर पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई पर एक तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करते हुए सतसई परंपरा का सुंदर उद्घाटन किया है। उसके बाद देखिए शोध परक समीक्षा का भी विकास देखने को मिलता है। तो शोध परक समीक्षा का विकास नागरिक प्रचारिणी पत्रिका द्वारा हुआ। मिश्र बंधु विनोद में अप्राप्य सामग्री की खोज के शोध परक दृष्टि का परिचय मिलता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भी इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। परिचयात्मक समीक्षा का सूत्रपात कृति परिचय या कृति के गुण दोष विवेचन के रूप में हुआ है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में इस प्रकार की समीक्षा लिखी। विषय विवेचन के साथ साथ भाषा शैली की कमजोरियों पर भी द्विवेदी जी अपने विचार व्यक्त करते थे। गंभीर लेखों के रूप में व्याख्यात्मक समीक्षा का आरंभ प्रेमधन ने अपनी आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका से किया। उन्होंने लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक की बड़ी विशद और कड़ी आलोचना की। इसी प्रकार बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में नील देवी, परीक्षा गुरु और संयोगिता स्वयंवर की विस्तृत समीक्षा लिखकर इस परंपरा को परिपुष्ट किया। इस प्रकार की समीक्षा कृति की उपयोगिता को दृष्टि में रखकर सामाजिक एवं सौंदर्य मूलक दृष्टि बिंदुओं के आधार पर कही जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार की समीक्षा को अनेक पद्धतियों का सूत्रपात इस युग में हुआ, जिनके प्रौढ़ रूप के दर्शन आने वाले युग में होते हैं। हिंदी समीक्षा का आधार बनाने में द्विवेदी युग में समीक्षकों का योगदान अपना ठीक ठीक महत्व रखता है। इस काल में एक नई बात यह देखने को मिलती है कि कुछ विद्वान ने पश्चिमी समीक्षा ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद कर पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांतों से हिंदी पाठक को अवगत कराया। जगन्नाथ रत्नाकर के पोप के एसी ऑफ क्रिटिसिज्म का समालोचना दर्शन नाम से पहले अनुवाद कर चुके थे। आचार्य शुक्ल ने एडिसन के एसी ऑफ एमेनिजेशन का कल्पना का आनंद नाम से अनुवाद किया। पाश्चात्य समीक्षा के प्रभाव से हिंदी समीक्षा एक नवीन वैज्ञानिक दृष्टि प्राप्त हुई और समीक्षा का एक स्वतंत्र विद्या के रूप में स्वीकार किया गया। शुक्ल युगीन समीक्षा में हिंदी समीक्षा का परिपक्व रूप जो है जो हमें आगे देखने को मिलता है। तो आगे हम बात करेंगे शुक्ल युगीन आलोचना या समीक्षा या समालोचना। तो द्विवेदी युग में हिंदी आलोचना का लेखन प्रकाश का प्रारंभ तो हो चुका था, लेकिन उसे निश्चित आकार और दिशा प्रदान करने का कार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। शुक्ल जी की प्रतिभा और पांडित्य से संपर्क से हिंदी आलोचना धन्य होगी। इसी आलोचना के संदर्भ में इस काल को शुक्ल युग के नाम से पहचाना जाता है। इस काल तक आते आते आलोचना एक अनिवार्यता बन चुकी थी।
पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से हिंदी में नई नई विधाओं का विकास हो रहा था, जिनकी समीक्षा के लिए नए आलोचना शास्त्र की आवश्यकता का अनुभव हुआ। उपन्यास, कहानी, नाटक आदि की परीक्षा के लिए नवीन साहित्य शास्त्र का विकास जरूरी बन गया, क्योंकि संस्कृत काव्य शास्त्र में इसका अभाव था। छायावाद के समर्थक और विरोध के लिए निबंधों के रूप में आलोचना एक ऐसा रूप सामने आया जो अपने युग के लिए तो नया ही था, आगामी आलोचना पृष्ठभूमि निर्मित करने में भी सहायक सिद्ध हुआ। इस युग की आलोचना को प्रायः दो वर्गों में रखा जा सकता है, सैद्धांतिक आलोचना और व्यवहारिक आलोचना। पहले चर्चा करते हैं सैद्धांतिक आलोचना की। तो हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना का आरंभ जिन आलोचकों के साहित्य सिद्धांत संबंधी ग्रंथों से हुआ वे इस प्रकार है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास लिखित साहित्यालोचन एक ऐसा ग्रंथ है, भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्रों के तत्वों का संकलन है। सैद्धांतिक समीक्षा की दृष्टि से अपनी सीमाओं के बावजूद इस ग्रंथ का विशेष महत्व है। इसी प्रकार लक्ष्मी नारायण सुधांशु रचित काव्य में अभिव्यंजनावाद, रमाशंकर रसाल का आलोचना दर्शन तथा रामकुमार वर्मा कृत साहित्य समालोचना आदि उल्लेखनीय ग्रंथ है, किंतु हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कविता क्या है नामक निबंध लिखकर अपनी विशिष्ट प्रतिभा का परिचय वे पहले ही दे चुके थे, किंतु उनकी पहली सैद्धांतिक आलोचना की पुस्तक काव्य में रहस्यवाद इसी युग में प्रकाशित हुई। शुक्ल जी ने भारतीय और पाश्चात्य साहित्य शास्त्र का व्यापक अध्ययन किया। उनकी दृष्टि मूलतः रसवादी थी। उन्होंने ही पहली बार रस विवेचन को मनोवैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया था। चिंतामणि में संकलित अनेक निबंध इसी प्रकार की दृष्टि से परिचायक है। रस मीमांसा उनका एतद विषयक सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। शुक्ल जी ने हिंदी में सैद्धांतिक समीक्षा की प्रतिष्ठा कर बहुत बड़ा काम किया है। उसके बाद दूसरी है व्यवहारिक आलोचना। तो व्यवहारिक आलोचना की दृष्टि से शुक्ल युगीन उपलब्धियाँ और अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए कि उनका जो महत्व है वह अनूठा है। इस युग में व्यवहारिक आलोचना की दृष्टि के आरंभ में पद्मसिंह शर्मा रचित बिहारी सत्सई की भूमिका, कृष्ण बिहारी मिश्र कृत देव और बिहारी तथा भगवान दीन लिखित बिहारी और देव नामक 3 ग्रंथ प्रकाश में आए। तुलनात्मक का यह आरंभिक प्रयोग अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण था। इस युग में व्यवहारिक आलोचना को सबसे अधिक समृद्ध किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रकांड पांडित्य, काव्य गुणों की गहरी परख, विवेचन की तार्किकता उनकी अपूर्व थी। उनकी आलोचना पद्धति वैज्ञानिकता पर आधारित थी। उनका दृष्टिकोण रसवादी था। उनके अपने आग्रह थे, अपनी अलग पद्धति की विवेचना थी। अपनी समीक्षा के लिए उन्होंने भक्तिकाल के 3 प्रमुख कवियों को चुना, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास और जायसी। उनकी रसवादी दृष्टि से 3 काव्य जो है काव्यकार वहाँ हमारे सामने आते हैं और तीनों कविता में अपूर्व सौंदर्य की खोज करती है। तुलसीदास ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली और भ्रमर गीत सार का उनका उत्कृष्ट संपादन कर उनकी भूमिकाओं में कवियों की काव्यगत उपलब्धियों का सूक्ष्म विवेचन किया है। उनका राष्ट्रवादी दृष्टिकोण केशव में कवित्व न खोज पाया और उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहने को विवश कर देता है। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल रचित हिंदी का पहला प्रामाणिक इतिहास है, जिसमें अनेक गंभीर अध्ययन और विश्लेषण शक्ति का परिचय मिलता है। शुक्ल ने आधुनिक कविता की आलोचना भी बड़ी गंभीरता से की है। उनका नैतिकतावादी और लोक मंगलवादी आदर्श छायावाद के प्रति न्याय न कर सका। छायावादी कवियों की कड़ी तीखी आलोचना उन्होंने की। इस प्रकार शुक्ल ने अपने आग्रहों के अनुरूप ही साहित्य समीक्षा की। उनके बाद समीक्षा के क्षेत्र में ऐसी प्रतिभा की उपलब्धि देखने को नहीं मिलती है। हिंदी आलोचना को उनकी देन अद्वितीय है। शुक्ल के अभाव में
हिंदी आलोचना की कोई तस्वीर नहीं बनती। आगामी आलोचना भी उनके प्रभाव को नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। शुक्ल जी की आलोचना पद्धति से प्रभावित होकर उनकी राह पर चलने वाले आलोचकों की संख्या बहुत बड़ी है। पंडित कृष्णशंकर शुक्ल ने केशव की काव्य कला और कविवर रत्नाकर नामक ग्रंथों में केशव और रत्नाकर की काव्य कला की गंभीर विवेचन किया है। पंडित कृष्णशंकर ने केशव और काव्य तत्व की खोज कर उनकी साधारण विवेचना की है, तो शुक्ल की परंपरा में आने वाले महत्वपूर्ण समीक्षक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिनकी रचना है बिहारी की वाग विभूति नामक ग्रंथ में बिहारी के काव्य सौंदर्य का उद्घाटन किया है। शुक्ल से प्रभावित आलोचक छायावादी साहित्य की सम्यक आलोचना न कर सके, अतः छायावादी कवियों की अब तक उपेक्षा होती रही है। शुक्ल में छायावाद को अपने सबसे बड़े समर्थक के रूप में नंद दुलारे वाजपेयी उपलब्ध है। उन्होंने बड़ी गंभीरता और प्रामाणिकता के साथ छायावाद की तर्कसंगत सम्यक आलोचना करते हुए उसके सामाजिक सरोकार का उद्घाटन किया। प्रसाद, निराला और पंत को उन्होंने छायावादी बृहद्रयी को घोषित किया। उन्होंने छायावादी सौंदर्य बोध की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और सराहना की। छायावाद को हिंदी कविता में प्रतिष्ठा दिलाने में वाजपेयी का योगदान निश्चित रूप से सराहनीय है। छायावादी कविता के सौंदर्य बोध का सहानुभूतिपूर्वक विश्लेषण करने वाले अन्य जो समीक्षक है डॉक्टर नगेंद्र और शांतिप्रिय द्विवेदी। डॉक्टर नगेंद्र ने सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ लिखा और द्विवेदी जी ने निराला और प्रसाद के काव्य की विवेचना की। वस्तुतः इन्हीं समीक्षकों ने हिंदी आलोचना के भविष्य का निर्देशन किया। आचार्य शुक्ल ने सैद्धांतिक और व्यवहारिक समीक्षा को एक ठोस धरातल प्रस्तुत किया और नंद दुलारे वाजपेयी तथा डॉक्टर नगेंद्र आदि ने उदात्तवादी दृष्टिकोण का परिचय देकर नवीन काव्य भूमियों की सहृदयता पूर्वक विवेचना करने का मार्ग प्रशस्त किया। उपर्युक्त आलोचकों की समीक्षा संबंधी प्रौढ़ता के दर्शन शुक्लोत्तर युग में भी मिलते हैं। अब हम जो बात करेंगे शुक्लोत्तर युगीन समीक्षा की, तो शुक्लोत्तर युगीन समीक्षा हिंदी समीक्षा की बहुमुखी प्रतिभा का युग है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी शुक्ल युग के छायावाद के पक्षधर बनकर सामने आए। शुक्लोत्तर युग में उनकी प्रौढ़ कृतियाँ प्रकाशित हुई, जिनमें सूक्ष्म विवेचन का परिचय मिलता है। प्रेमचंद एक विवेचन जैसे ग्रंथ में प्रेमचंद की आदर्शोन्मुख यथार्थ की दृष्टि उन्होंने सराहना की। आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, कवि निराला आदि समीक्षा ग्रंथ लिखकर उन्होंने हिंदी समीक्षा में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। नए साहित्य के नए मूल्यों को स्वीकार कर उन्होंने आधुनिकता के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। काव्य की संवेदना और शिल्प दोनों को बराबर महत्व देने के पक्ष में थे। तो यहाँ पर देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इस युग के सबसे अधिक समर्थक समीक्षक है। शुक्ल जी की परंपरा से प्रभावित होते हुए भी उन्होंने अपनी मौलिक समीक्षा दृष्टि का परिचय करवाया है। आलोचना की ऐतिहासिक पद्धति की प्रतिष्ठा करते हुए उन्होंने मानव मूल्यों के संदर्भ में साहित्य को परीक्षा करने पर बल दिया। वह कहते हैं, देखिए कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। यह घोषणा उन्होंने अपने एक निबंध में की। बालू में से तेल निकालना उनकी समीक्षक का आदर्श है ना, बाल की खाल निकालना। कबीर में कवित्व की खोज सबसे पहले उन्होंने की। कबीर को भाषा का डायरेक्टर उन्होंने सिद्ध कर बताया। कवित्व की ऊंची उड़ान कबीर में प्रमाणित कर बताई। हिंदी साहित्य में कबीर की काव्य प्रतिष्ठा का श्रेय द्विवेदी जी को है। सुर साहित्य में सुर के बेजोड़ कवि उन्होंने सिद्ध करवाया। सुर के वात्सल्य निरूपण को उन्होंने भूरी भूरी सराहना की। हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की
भूमिका, ये भी उनके ऐसे अनन्य ग्रंथ हैं जिनमें इतिहास और आलोचना का सम्यक समन्वय है। उन्हें समीक्षात्मक निबंधों में भी उनकी पांडित्यपूर्ण गहन गंभीर समीक्षा दृष्टि का परिचय मिलता है। द्विवेदी जी की साहित्यिक रुचि रविंद्र की मानवतावादी दृष्टि से भी प्रभावित है, तो डॉक्टर नागेंद्र ने सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की समीक्षा को समृद्ध किया। वे रसवादी आलोचक थे, उनकी दृष्टि सौंदर्यवादी थी। छायावाद के आलोचक के रूप में वे इस क्षेत्र में आए, किंतु बाद में अनेक विषयों पर उन्होंने गंभीरतापूर्वक विचार किया। रस सिद्धांत में रस की सांगोपांग चर्चा है। भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के सैद्धांतिक समीक्षा ग्रंथ है। साकेत एक अध्ययन, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, रीति काव्य की भूमिका आदि अनेक प्रमुख ग्रंथ हैं। आधुनिक साहित्य की तमाम प्रवृत्तियों से वे अवगत थे। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, नई समीक्षाएं, नए संदर्भ जैसे ग्रंथों में नवीन मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में साहित्य की समीक्षा का सफल प्रयास डॉक्टर नगेंद्र ने अनेक निबंधों में भी उनकी सूक्ष्म समीक्षा दृष्टि का परिचायक है। उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में समीक्षा ग्रंथ तो लिखे ही है, संस्कृत और पाश्चात्य साहित्य समीक्षा विषय सिद्धांतों का ग्रंथों का अनुवाद भी किया है। इस प्रकार समीक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर नगेंद्र का अमूल्य योगदान है। शुक्लोत्तर युग में आलोचना विविध वादों या दर्शनों से प्रभावित रही। परिणाम स्वरूप आलोचना के नए नए रूप सामने आए, तो इन्हें मार्क्सवादी आलोचना, दार्शनिक आलोचना और मनोवैज्ञानिक आलोचना तथा नई आलोचना नाम मुख्य, यानी विभिन्न वाद सामने आए तो उनको केंद्र में रखकर भी देखिए। पहले हम देखते हैं कि मार्क्सवादी आलोचना। तो मार्क्सवादी आलोचना में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार मार्क्सवाद को केंद्र में रखकर आलोचना होती है। तो मार्क्सवादी आलोचना का सूत्रपात प्रगतिवादी साहित्य के समांतर हुआ। इसके अंतर्गत शिवदान चौहान का नाम सबसे पहले आता है। प्रगतिवादी साहित्य की परोख, आलोचना के मान, साहित्यानुशीलन आदि उनके प्रमुख ग्रंथ हैं, जिसमें मार्क्सवादी समीक्षा सिद्धांत के प्रतिपादन के साथ साथ साहित्य की उसी परिप्रेक्ष्य में समीक्षा की गई है। प्रकाश चंद्र गुप्त रचित नया हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य तथा हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा आदि ग्रंथ भी इसी परंपरा में आते हैं। मार्क्सवादी आलोचकों में रामविलास शर्मा का स्थान सर्वोपरि है। उनकी दृष्टि सबसे अधिक सूक्ष्म, स्वच्छ और तलस्पर्शी है। वे चुस्त मार्क्सवादी विचारक थे। उनका कहना था कि पार्टीजन साहित्यकार न बनकर हमें ऐसे साहित्य का निर्माण कर सकेंगे जो अगली पीढ़ी के लिए मूल्यवान हो। प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समीक्षाएं, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना नामक ग्रंथ उनकी समीक्षा दृष्टि का परिचय देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनमें उन्होंने शुक्ल जी की शक्ति और सीमा दोनों का गंभीर विवेचन किया है। नामवर सिंह इस परंपरा के दूसरे समीक्षक हैं। उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिबिंदु को बड़ी गहराई से समझा और समझाया। आलोचना के मार्क्सवादी मानदंडों का विशद चर्चा की। इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज आदि अनेक उल्लेखनीय ग्रंथ है। दूसरी परंपरा की खोज में उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी में कबीर की परंपरा का दर्शन करवाया। वर्तमान मार्क्सवादी समीक्षकों में नामवर सिंह के अतिरिक्त अमृत राय, मैनेजर पांडे तथा शिव कुमार मिश्र के नाम उल्लेखनीय है। मार्क्सवादी साहित्य में सौंदर्य शास्त्र पर समीक्षकों में व्यापक चर्चा है। प्रेमचंद की विरासत का सवाल मिश्र जी का उल्लेखनीय ग्रंथ है। ठीक है, उसके बाद देखिए दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आलोचना का विकास भी इस युग में हुआ है।
दर्शन शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में साहित्य की आलोचना करने वाले आलोचकों में डॉक्टर देवराज का नाम सर्वोपरि है। दर्शन शास्त्र के अध्यापक होने के साथ साथ वे अच्छे दार्शनिक भी थे। अतः साहित्य की दार्शनिक अनुशासन के अनुरूप समीक्षा उन्होंने की। छायावाद का पतन, आधुनिक समीक्षा प्रतिक्रियाएं उनका प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ है। टी.एस. इलियट का प्रभाव भी उनकी समीक्षा दृष्टि पर है। मनोविज्ञान के आलोचक में साहित्य का मूल्यांकन करने वालों में अज्ञेय, जैनेन्द्र, लीलाचंद्र जोशी तथा देवराज उपाध्याय प्रमुख है। अज्ञेय ने त्रिशंकु में निबंधों में फ्रायड, एडगर और यूंग के सिद्धांतों का ठीक ठीक प्रभाव है। लीलाचंद्र जोशी और जैनेन्द्र के निबंधों में भी मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतों का आकलन है। तो डॉक्टर देवराज के आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान में मनोविश्लेषण के आधार पर कथा साहित्य की आलोचना की है। तो जैनेन्द्र के उपन्यासों की समीक्षा भी इसी संदर्भ में की। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक समीक्षा का मनोविज्ञान साहित्य में समांतर विकास देखने को मिलता है। तो इस प्रकार विभिन्न रूप में आलोचना का उद्भव और विकास हमारे समक्ष आता है। तो निबंध की भांति आलोचना का विकास भी एकदम आधुनिक रूप में देखने को मिलता है, जो हमारे हिंदी साहित्य के लिए सबसे अच्छी बड़ी बात है कि हम आलोचना के माध्यम से जो अच्छा साहित्य है वह हमारे समक्ष आता है। आभार।